हेलो दोस्तों। तो आज एक बार फिर इंडिया पोस्ट ने अपनी बम्पर वैकेंसी जारी की है। लगभग पिछले 3 साल से इंडिया पोस्ट ने समथिंग 2 लाख जो वैकेंसीज हैं वो आउट की हैं। 2 लाख कैंडिडेट्स को उन्होंने जॉब दी है। तो आज उन्होंने फिर न्यू वैकेंसी जो है निकाली है। इसको नाम दिया है इन्होंने GTS ऑनलाइन एंगेजमेंट 2023 शेड्यूल 2। जुलाई का जो निकाला है मंथ में, ये वही है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें अपने जो इंडिया पोस्ट के जो सर्कल हैं वो 23 सर्कलों में बटा हुआ है इंडिया पोस्ट। तो आपका जो भी अपना सर्कल है या फिर आप जो भी सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ सर्कल ऐसे हैं जिसके हिसाब से आपके पास 10th में कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो ज़रूरी हैं। तो आज चलिए देखते हैं। तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसकी वेबसाइट है indiapost.gdsonline.gov.in। तो आप इसको सबसे पहले ज़रूरी काम है आपको नोटिफिकेशन चेक करना। तो आप इसकी वेबसाइट पर आके यहाँ लिखा है नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करने के बाद आप इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है यही कि जो ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट है शेड्यूल 2 है जुलाई 2023 का। और इसका जो लास्ट लिस्ट निकलेगी, मानो जैसे कुछ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लिस्ट निकली, फर्स्ट लिस्ट निकलने के बाद उसमें से कुछ सीट्स ऐसी हैं जो वैकेंट रह गई, या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, तो उनको जो बाहर किया जाएगा। उसके बाद जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी उसके लिए फिर से लिस्ट निकाला जाएगा। तब तक लिस्ट निकाला जाएगा जब तक कि वो सारी जो वैकेंसीज़ हैं फिल नहीं हो जाएंगी। लेकिन लास्ट जो लिस्ट निकलेगी वो 31 दिसंबर 2023 तक ही निकलेगी। अगर उसके बाद भी अगर कुछ खाली रह जाएंगी तो वो उसका प्रोसीजर बंद कर दिया जाएगा। इसको उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है अपने नोटिफिकेशन में। आप इसको पढ़ सकते हैं। पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये दे रखा है पेज नंबर इसका जो 9 है, 9 पर साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इश्यूड आफ्टर 31/12/2023। एप्लीकेशन पेंडिंग आफ्टर दिस डेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट। तो इस भर्ती के जो अंतर्गत जितने भी लिस्ट निकलेंगी वो लास्ट निकलने वाली हैं 31 दिसंबर तक ही। नोटिफिकेशन है उसको चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है एंगेजमेंट शेड्यूल इज एज अंडर। तो जो फॉर्म शुरू होगा फिलअप करना वो 3 अगस्त 2023 से स्टार्ट होंगे, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 23 अगस्त 2023 है। अगर किसी को कुछ करेक्शन करना है या किसी का कुछ फॉर्म में गड़बड़ हो गया है, जैसे कुछ नाम गलत हो गया है, कोई डिटेल गलत हो गई है, कोई सर्टिफिकेट की डिटेल गलत हो गई है, या कुछ गलत अपलोड हो गया डॉक्यूमेंट वगैरह, तो उसको चेंज करने के लिए आपको 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आपको 3 दिन का समय मिलेगा। आप 3 दिन के अंदर ही आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अपडेट करना होगा, ठीक करना होगा। तो अब नीचे दे रखा है इन्होंने इमोल्यूमेंट्स, क्योंकि ये फॉर्म टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। एक ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि ये जो GDS की वैकेंसी है इसमें जो आपको मिलने वाली सैलरी है वो एज अ एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं मिलती है। डिपार्टमेंट जो है वो जो GDS को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट मानता है, मतलब हाफ मतलब परमानेंट टाइप का। उसमें आपको मतलब पूर्णकालिक, इसको साफ साफ जो उन्होंने एक इनका नोटिफिकेशन आउट कर रखा है, आप चाहें तो उसको पढ़ लेना, मैं उसका नाम बता दूंगा क्या है। तो साफ साफ लिखा गया है कि जो GDS को है पूर्णकालिक कर्मी नहीं माना गया है, ये अर्धकालिक कर्मी है। तो इसलिए इनको जो सुविधाएं दी जाने वाली हैं वो पूर्णकालिक कर्मी की तरह ना दी जाके इनके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से उनको फॉलो किया जाएगा। इसीलिए इनकी सैलरी को सैलरी ना बोलकर कंटिन्यूटी अलाउंस बोलते हैं, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। तो इसी के हिसाब से देखेंगे तो BPM इसमें 2 तरह की कैटेगरी है, एक है BPM, एक है ABPM। तो जो BPM की जो स्टार्टिंग है सैलरी तो वो 12,000 है, और जो लास्ट उसकी हो सकती है वो हो सकता है जो बेसिक पे 29,380 तक हो सकता है। वही अगर ABPM और डाक सेवक जो दोनों एक ही है, ABPM डाक सेवक, तो उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 10,000 से लेकर 24,470, ये उनका बेसिक पे है। अब इसी बेसिक पे पर ही उसको DA भी मिलेगा। जैसे आज करंट में जो DA है वो 41% है। तो आपको हिसाब से अगर मानिए अगर आपका सिलेक्शन ABPM पर होता है तो आपकी बेसिक होगी 10,000,
और उस पर आपको मिलेगा 41% का मिलेगा आपको DA। तो उसके हिसाब से आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी वो बनेगी 14,100 रुपये लगभग। और 20 रुपये शायद स्टेशनरी अलाउंस वगैरह मिलता है, तो उसका 20 रुपये मिलता है। लेकिन उसके बाद 40-50 रुपये आपका एक NPS अकाउंट खुलता है, तो उसमें भी आपका मंथली कटता है वो 200-250 रुपये, वो एज के हिसाब से कटता है, उसी के हिसाब से उसको डिपॉजिट होता है। तो लगभग आपको इसमें जो स्टार्टिंग है आप मान के चलिए कम से कम आपकी अगर ये लगेगी तो इसमें आपकी जो जॉब है वो 14,000 की सैलरी आपको मिनिमम मिलने वाली है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। लिखा है इसमें जॉब लिखा है ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस एकोमोडेशन, ठीक है। अभी आगे ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में, तो इसको लिखा गया है कि द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट IPP इन मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इनको कहना है कि जो डिपार्टमेंट जो टाइम टू टाइम अपना जो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज हैं और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट एक इनकी बैंक है IPPB, तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो उसको लोगों को सर्विस देनी है, पब्लिक को उसकी सर्विस देनी है। दूसरा आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिंग बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर CSC ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जो इंडिया पोस्ट का डिपार्टमेंट है उसने जो CSC जो है कॉमन सर्विस सेंटर, वो जो लोगों को B2C सर्विस जो देते हैं इंडिया पोस्ट ने CSC से, तो वही CSC की जो सारी सर्विसेज हैं जैसे पैन कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनाना, और आपका बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, फास्टैग का बिल, और जो बहुत सारी सर्विसेज हैं वही इनको करना होता है CSC के थ्रू BPM को। और नेक्स्ट दे रहा है इन द व्यूज अदर देन सिंगल बाई ABPM, however BPM will be required to do combined duty of ABPM। इसमें इन्होंने बोला है अगर कुछ BOs ऐसे होते हैं जो सिंगल हैंडेड BO होते हैं, मतलब वहाँ केवल एक ही कर्मी की नियुक्ति होती है, और कुछ BOs ऐसे होते हैं जहाँ BPM को एक असिस्टेंट मिलता है अपना ABPM। तो अगर उस स्थिति में अगर आपको ABPM नहीं है, अगर आप सिंगल हैंडेड हैं, तो जो BPM का काम है ABPM का काम भी BPM को ही करना होगा। जैसे कि जो भी उसको जो मेल ओवरसियर या उसका जो इंस्पेक्टर और पोस्ट होते हैं वही उनको ऑर्डर करते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है। सेम काम आपको वही करना होता है। आपको अपनी जो आपका जो BO है, आपके BO के अंडर में जितना एरिया आता है उस एरिया की आपको डाक भी बांटनी है। डाक आपको अपने सब ऑफिस से लेकर भी आनी है, सब ऑफिस अपनी डाक पहुंचानी भी है। और आपको अकाउंट भी होता है, अकाउंट आपको डेली बनाकर भेजना होता है अपने एसोस के लिए। अकाउंट ऑफिस जो होता है आपका, और वहीं से आपको अकाउंट का जवाब भी आपको वहीं से मिलता है। और इसमें दूसरा लिखा है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ ASPO। आपको जो भी आपकी हाई अथॉरिटी है, जैसे कि मेल ओवरसियर, इंस्पेक्टर, ASP हो गए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, और SP हो गए सुपरिटेंडेंट, और सीनियर सुपरिटेंडेंट हो गए SSP। तो इन जो आपकी सीनियर अथॉरिटी है जो आपको कमांड देगी या जो भी आपको करने के लिए बोला जाएगा वो आपको उनकी कमांड फॉलो करनी है, मेन चीज़ यही है। और दूसरा लिखा है रेसिडेंस और एकोमोडेशन। द एप्लीकेंट सिलेक्टेड द GDS BPM विल बी हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट ए डिक्लेरेशन। इसको बोल रहा है कि अगर आपका पद जो है BPM के, आपका जो सिलेक्शन है BPM के पद पर होता है, तो आपको एक एकोमोडेशन, आपको सर्टिफिकेट देना होता है डिपार्टमेंट को कि हाँ कि मैंने यहाँ पर अपना रहने के लिए मतलब जो व्यवस्था की है अपनी, जो सेम उसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपको जो ब्रांच अलॉट हुई है, उसी गांव में या उसी जगह पर आपका जो एकोमोडेशन है होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर रह भी सको और वहाँ रहकर आप अपना जो ब्रांच है उसको ऑपरेट कर सको। ये सबसे मेन ज़रूरी होता है। आपको ये ज्वाइन करने से पहले आपको देना होता है, अपना एक बनाना होता है एकोमोडेशन सर्टिफिकेट। किसी भी जो लोकल ग्राम पंचायत से भी जगह ले सकते हो अगर मिल सकती है आपको तो रेंट पर, या किसी लोकल जो कोई व्यक्ति है वहाँ का, अगर उसके पास कोई बिल्डिंग वगैरह है अपनी, वो अगर रेंट पर उठाना चाहता है तो आप उसको वो भी उसका भी आप मतलब कांटेक्ट करके आप उसका सर्टिफिकेट अपने जो अपनी कंसर्न अथॉरिटी है आप उसको सबमिट कर सकते हैं। दूसरा आता है अब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM। ABPM का जो वर्क प्रोफाइल है, ABPM का जो वर्क प्रोफाइल है वो है सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस,
etc. deposit payments, other transaction of IPP to assist BPM in postal operations in a manner as prescribed by the department from time to time। इसको सबसे पहला मेन यही लिखा है कि आपको जो पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प्स होती हैं, स्टेट भी सकता है, जैसे डिपार्टमेंट कभी कभी फ्लैग जैसा भी बेचे थे 15 अगस्त पर, तो फ्लैग बेचने हैं, गंगा जल का जो आता है बेचने के लिए, या PLI होती है, RPLI होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर को, तो उसका मतलब एक तरीके से असिस्टेंट के तौर पर उसको काम करना है। और जो सारी मेल है, मेल की डिलीवरी भी प्रॉपर डोर स्टेप तक वो भी ABPM को करनी होती है। और लोगों को अगर जो सर्विस चलाई है इंडिया पोस्ट ने IPPB, तो उसकी सर्विस भी लोगों को घर घर देनी होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको घर पर बुलाता है कि मुझे ऐसे ट्रांजेक्शन डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है, तो उसकी डोर स्टेप जो डिलीवरी है या डोर स्टेप सर्विसेज है वो भी ABPM को ही देनी होती है। अब आगे टू असिस्ट BPM इन पोस्टल ऑपरेशन इन अ मैनर। अब इसमें बोल रहा है कि जो भी एक निकाला गया है, इसका फॉर्मेट एक निकाला गया है या नोटिफिकेशन निकाला गया डिपार्टमेंट के थ्रू, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको BPM को असिस्ट करना है। और वो जो फॉर्मेट है या नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए BPM को असिस्ट करना है। और थर्ड आ गया CSC का। हाँ, ये वही CSC का है जो मैंने आपको पहले बताया। हमारी जो इंडिया पोस्ट है, इंडिया पोस्ट ने एक CSC जो है कॉमन सर्विस सेंटर, उससे टाई अप कर रखा है, तो उसकी जो सारी सर्विसेज हैं वो भी पब्लिक को इनको ही देनी है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस को ही देनी होती है। अगर ABPM में आल्सो भी रिक्वायर्ड टू बी कंबाइंड ड्यूटीज ऑफ BPM एज एंड व्हेन ऑर्डर टू इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ BPM एडिशन ऑफ हर रेगुलर ड्यूटीज। अच्छा, ABPM को जो है कंबाइंड ड्यूटी होती है BPM के साथ। अगर आपका BPM है जो छुट्टी पर चला जाता है और उसको छुट्टी जाना होता है, तो ABPM को ही उसका चार्ज BPM का संभालना होता है, और सारे जो कर्तव्य हैं BPM के वो सारे फिर ABPM को ही करने होते हैं। और बाकी लिखा है एनी अदर वर्क असाइंड बाई जो आपके सुपीरियर्स, लाइक वही मेल ओवरसीयर, आपके इंस्पेक्टर, ASP, SP, SSP, अगर आपको जो भी ऑर्डर देंगे फिर आपको उनका जो ऑर्डर है वो फॉलो करना है। चाहे वो जो कुछ भी काम को आपको बोलेंगे वो आपको फॉलो करना है। चाहे वो आपकी मेल आपको SO से लानी हो, मेल SO को पहुंचानी हो, मेल डिलीवर करनी हो, स्टैम्प बेचना हो, IPO बेचना हो, या आपको पार्सल बुक करना हो, आर्टिकल्स कोई बुक करना हो, किसी की PLI करनी है, किसी का सेविंग बैंक का अकाउंट खोलना है, सेविंग बैंक का किसी का पैसा जमा करना है, निकालना है, आपको सारा काम BPM को और ABPM को करना होता है। ये दोनों एक तरीके से कंबाइंड जॉब है। अगर BPM नहीं होगा तो ये सारी जिम्मेदारी ABPM को संभालनी होती है, अगर ABPM नहीं है तो वो ये सारी जिम्मेदारी BPM को संभालनी है। कुछ काम हैं जो दोनों के सेपरेट हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी जहाँ, जब मैंने बोला सिंगल हैंड अगर ऑफिस है तो सिंगल हैंड में सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो BPM को ही देखनी होती हैं। मेल चढ़ाना, मेल डाक बांटना, डाक लाना। कुछ BOs ऐसे होते हैं जिनको जो डाक होती है वो एक डाक कैरियर होता है जो मेल लाता है एसोस वगैरह से, वो पहुंचाता भी है किसी BO में, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मेल पहुँचेगी, लेकिन कुछ BO को मेल अपना खुद ही लाना होता है, उसका अरेंजमेंट उसको खुद ही करना होता है। तो बहुत सारे काम है जो BPM और ABPM को करने होते हैं। तो और बाकी नीचे लिखा है रेसिडेंस ABPM आर रिक्वायर्ड टू रेसिडाइज विद इन डिलीवरी जनरेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस। उसने बोला है कि रेसिडेंस का अंडर में ये है कि आपको स्टेशन के अंदर रहना होता है, और स्टेशन की जो परमिशन है वो आपको 8 किलोमीटर की है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो एक स्टेशन निर्धारित किया गया, आपको मानो जो भी आपको ऑफिस अपॉइंट हुआ है, मानो वो आपको ब्रांच ऑफिस हो सकता है, सब ऑफिस हो सकता है, या फिर हेड ऑफिस हो सकता है, तो जहाँ भी आपका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके 8 किलोमीटर के सराउंडिंग में आपका जो रहने का जो स्थान है वो होना चाहिए, उससे आपको बाहर नहीं होना चाहिए। डाक सेवक आ गया, तो अभी आ गया डाक सेवक। तो डाक सेवक में भी सेम वही काम है। आपकी ड्यूटी मतलब ये कहीं भी हो सकती है, SO में भी हो सकती है, HO में भी हो सकती है, बाकी सारा काम आपका वही है। आपको वही जो भी आपको जो आपकी हाई अथॉरिटी है, पोस्ट मास्टर है, सब पोस्ट मास्टर है, या फिर सीनियर पोस्ट मास्टर जो आपको बोलेंगे, ऑर्डर देंगे, वही आपको करना होगा, फॉलो करना होगा। यहाँ तक कि डाक सेवक जो है सॉर्टिंग ऑफिस, रेलवे मतलब RMS में भी उनकी जो ड्यूटी है लगा दी जाती है, तो उनको वहाँ भी उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने होते हैं। तो बाकी दे रखा है, एलिजिबिलिटी रखा है, और ऑल पोस्ट इसमें एज लिमिट लिखा है सबसे पहले। तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो मतलब लास्ट डेट दे रखी है 23 अगस्त, तो 23 अगस्त के दिन ही आपकी जो
डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट की जाएगी। आपको उतनी डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त तक आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए 23 अगस्त को। अब दे रखा है रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। तो यही अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित कर रखा है कि इस कैटेगरी के लोगों को इतने इतने साल की छूट दी जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको जो 40 साल क्रॉस कर चुके हैं अगर वो किसी कैटेगरी में आते हैं तो उनको जो क्राइटेरिया दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके हिसाब से वो रिलैक्सेशन ले सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन का ये है कि आपको मिनिमम 10th होना ज़रूरी है या 10th के इक्विपमेंट जो होगा कोई भी और ग्रेड वो होना ज़रूरी है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपका जो सिलेक्शन होना है वो 10th की ही मेरिट पर होना है। 10th बेस्ड जो मेरिट लगेगी आपकी उसी पर होना है। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी है और आपके नंबर मार्क्स अच्छे हैं तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखा रहा है अदर क्वालिफिकेशन, सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ साथ 10th की मार्कशीट के साथ साथ आपके पास नॉलेज ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होना चाहिए ज़रूर, ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, डीसी हो सकता है, ट्रिपल सी हो सकता है, या फिर अदर जो ओ लेवल भी हो सकता है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा मिनिमम वो होना चाहिए। अब नेक्स्ट आएगा रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन दे रखा है, रिजर्वेशन जो है वो वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है इंस्ट्रक्शन, उसी के हिसाब से आपको जो है वो मिलेगा आपको रिजर्वेशन। अब बात आती है अप्लाई करने की। तो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो यही है कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपके 10th के जो मार्क्स हैं उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी और जिसकी हायर मेरिट होगी उसको सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें जैसे कि जो CGPA वाले होते हैं ना, CBSE बोर्ड वाले, तो उनको किस तरीके से उनकी मेरिट निकाली जाएगी तो उसका इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और टाई केस में आपको रहेगा ये जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो उसको डिसाइड करेगा वही फाइनल माना जाएगा। अगर किसी का टाई होता है केस, मतलब मानो आपके भी 500 से 500 में से 450 नंबर हैं और दूसरे वाले के भी 450 नंबर हैं, तो किसको जो मतलब अपॉइंट करना है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तय करेगा। उनकी एक अपनी अपनी कुछ उनका अपना कुछ क्राइटेरिया है या उनके मानक हैं जिनके हिसाब से वो तय करते हैं कि मतलब किसको वहाँ सिलेक्ट करना है, किसको वहाँ डिसलेक्ट करना है। लास्ट अब आएगा आपका कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन में यही आएगा, मतलब आपको एक लेटर भेजा जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, इस पद पर हुआ है, ABPM पर हुआ है, BPM पर हुआ है, या फिर आपका सिलेक्शन किस सर्कल के किस डिवीजन के किस सब डिवीजन में हुआ है, आपको BO में आपका सिलेक्शन हुआ है या SO में हुआ है, HO में हुआ है, RMS में हुआ है, वो सारा आपको लेटर मिलेगा। उस लेटर में आपको मिलेगा, हालांकि आपका सिलेक्शन होने पर आपको फ़ोन पर जो आपने फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड किया है उस फ़ोन नंबर पर भी आपको मैसेज आता है और आपको बताया जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन इस पद पर और इस जगह हुआ है। और बाकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो ठीक है। बाकी अब तो इसमें सिर्फ ये दे रखा है अंडरटेकिंग। ये जब आपको देने हैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो ये अंडरटेकिंग आपको देनी होती है वहाँ साइन करके, डिक्लेरेशन भी आपको देना होता है और अंडरटेकिंग ये भी वाली आपको देनी है। फिर आपका जाएगा ये दे रखा है इंस्ट्रक्शन कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो वही रजिस्ट्रेशन करना है आपको इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in पर जाकर, वहाँ पर आपको फ़ीस पेमेंट करना है। जो एलिजिबल है फ़ीस के लिए उसको फ़ीस पेमेंट करना है, जो इसकी फ़ीस एग्जेम्प्टेड है उसको एग्जेम्प्ट रखना है। सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग रेफरेंसेस। तो जहाँ आपका सिलेक्शन होगा तो उस डिवीजन में जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और ध्यान रखिए जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आपने अपना लगाया था वो फ़ोन नंबर हर हालत में एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप DV के लिए डिवीजन में जाएंगे अपने कंसर्न डिवीजन में तो वहाँ आपके फ़ोन पर OTP आएगी। उसी OTP के थ्रू ही आपका एप्लीकेशन वहाँ जो आपका कैंडिडेचर है वो वैलिडेट किया जाता है कि हाँ आप यहाँ आए थे और आपका जो DV कंप्लीट हुआ है। तो ये ध्यान रखें, मेन ज़रूरी बात है सबसे कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये बाकी दे रखा है इन्होंने अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो सिग्नेचर क्या कैसे अपलोड करना है। सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी ये दे रखा है। सिलेक्शन आपकी जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है वो कौन है, वो डिविजनल हेड दे रखा है इन्होंने। डिविजनल हेड होते हैं SP और SSP होते हैं, जो आपके डिविजनल हेड होते हैं वही आपका
वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह और आपका कैंडिडेचर वही सिलेक्ट करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन वो बता ही रखा है पहले ही, जो उन्होंने दे रखा है। लास्ट में आएगा अंडरटेकिंग, ये भी आपको वहाँ भर के देना होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको देने होंगे डीवी के टाइम पर। ये सारे जो हैं आपके रेडी होने चाहिए हर हालत में। जब आप जाएंगे डीवी के लिए, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए जो आपने लगाई है अपनी, ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल डीओबी का प्रूफ, मानो पैन कार्ड भी हो सकता है वो, लेकिन सबसे मेन जो है वो 10th की मार्कशीट ही है, वो सबसे ज़्यादा पहले प्रेफर की जाएगी। और आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के देना होता है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो भी कंपलसरी, इसको लिखा है देखो साफ साफ। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ और जो डॉक्यूमेंट्स होता है, मानो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या कोई अलग अदर आपने जो लगाया है 10th के समकक्ष, अगर कोई आपके पास डिप्लोमा था या कोई सर्टिफिकेट था, अगर आपने उसके थ्रू अप्लाई किया है, तो मतलब जो भी वो बोलेंगे वो आपको अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ रेडी करना है। और इसमें वही डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है जिसके लिए मतलब जो आपके लिए एप्लीकेबल है। बस तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको बोला है समझ आया होगा आपको। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की और कोई क्वेरी है, कोई भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसको 100% आपका सेटिस्फेक्शनल आपको जवाब दूंगा। तो ठीक है। अगर और जो कैंडिडेट्स मैं बोलता हूँ, जो कैंडिडेट्स 10th में जिसके पास अच्छे मार्क्स हैं और वो जॉब के लिए मतलब ढूंढ रहे हैं, और आजकल जॉब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एक आपके जीवन के लिए, आपको आजीविका चलाने के लिए अपनी। तो ये मत देखिए कि ये एक छोटी जॉब है। सबसे मेन बड़ी बात ये है आपका इसमें फ्यूचर भी है। ये नहीं है कि आपका इसी में समाप्त हो जाएगा। आप जीडीएस बनने के बाद अब 3 साल बाद एमटीएस के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप वहाँ से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से फिर आप 5 साल बाद पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जीडीएस से ही। और जीडीएस से ही 7 साल के बाद एक क्लर्क की जॉब होती है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट ऑफ सर्कल ऑफिस भी होती है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं 7 साल बाद। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करें। और अगर मान के चलो अगर आपके पास कोई और अच्छी आप जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। मानो आप ठीक नहीं है, जो इनके पास मतलब थोड़ा पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो वो इसके थ्रू सबसे बड़ा फ़ायदा उनके लिए यही है कि आप जॉब कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ आप अपनी तैयारी करने के लिए इतना पर्याप्त आपको सैलरी मिल जाएगी कि आप अपनी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं पढ़ाई करने के लिए, जैसे कोई बुक्स हैं, कोई आपको कोर्स ऑनलाइन जॉब ज्वाइन करना है, उसकी फ़ीस जमा करनी है, या अगर कोई आपको स्टेशनरी खरीदनी है, मतलब जो भी आप करते हैं आपके खर्चे के लिए आपको पर्याप्त पैसा मिल जाएगा। आप उसके साथ साथ भी अपनी जॉब हायर प्रिपरेशन के लिए आप इसके थ्रू जा सकते हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद आप इसको अगर आगे भी कोई तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी करें इसके साथ ही। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं, मानो आपका कोई सहयोगी है, कोई आपका सहपाठी है या कोई आपका रिश्तेदार है जिसके भी आपको लगता है अच्छे मार्क्स हैं 10th क्लास में, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करें और उसके लिए प्रोत्साहित करें कि हाँ आप जाइए, ज़रूर जाकर आप इसमें आवेदन कीजिए और आवेदन करने के बाद नौकरी को मतलब ज्वाइन कीजिए। तो धन्यवाद।